Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear students, I welcome you all again. I am your chemistry tutor, Yasir sir, and this is video lecture number 12 for the class 11th. We are discussing the chapter States of Matter. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है deviation of real gases from ideal behavior. मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर्स तक हमने ये पढ़ा था, ये जाना था कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है। आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT, सबको पता है ये। और हमने ये कहा था आपको दैट अगर कोई ऐसा गैस है सपोज जो कि इस इक्वेशन विच इज कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, अगर वो इस इक्वेशन को फॉलो करता है हर एक टेम्परेचर और हर एक प्रेशर रेंज पे, तो उस गैस को हम आइडियल गैस कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात समझिए आप, वो गैस जो बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को या एवोगाड्रोस लॉ को हर टेम्परेचर एंड हर प्रेशर रेंज पे फॉलो करे, हर कंडीशन पे फॉलो करे, उस गैस को भी आइडियल गैस ही कहते हैं। क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन आपने उन्हीं तीन लॉज को कंबाइन करके जो है वो आपने हासिल की है। सबको समझ आ रहा है? गुड। मगर हमने क्या देखा? हमने देखा दैट एक्चुअली ऐसा कोई गैस ही नहीं है जो कि आइडियल गैस इक्वेशन को हर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे फॉलो करे। यानी कि आइडियल गैस का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली हाइपोथेटिकल है, वो हाइपोथेटिकल है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो एक्चुअल जो गैसेस है वो रियल होते हैं, ठीक है ना। तो गैसेस आइडियल बिहेवियर नहीं दिखाते हैं, गैसेस रियल बिहेवियर दिखाते हैं और उन गैसेस को रियल गैसेस कहते हैं। फिर हमने ये कहा आपको दैट इसका मतलब ये हुआ दैट रियल गैसेस जो है वो बेसिकली इस इक्वेशन से और इस बिहेवियर से डिविएट होते हैं, उसको हम कहते हैं डिविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। फिर मैंने आपको ये भी पॉइंट समझाया कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये इक्वेशन कभी कोई गैस फॉलो ही नहीं करेगा, करेगा। रियल गैसेस इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं ओनली अंडर टू कंडीशंस। कंडीशन नंबर वन, when the temperature is very high, और दूसरी बात when the pressure is very low। अगर आप किसी गैस को काफी लो प्रेशर पे रखते हो और काफी हाई टेम्परेचर पे रखते हो, उस कंडीशन में हालांकि वो रियल गैस होगा लेकिन उस कंडीशन में वो इस इक्वेशन को आराम से फॉलो करेगा। तो इसका मतलब ये भी हुआ, हम ये भी कह सकते हैं दैट रियल गैसेस आर दोज गैसेस व्हिच ओबे द आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज PV इज इक्वल टू nRT एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। सबको क्लियर हुआ? लेकिन बाकी कंडीशंस पे ये गैस इक्वेशन फॉलो नहीं करती। इसका मतलब है गैसेस जो है वो आइडियलिटी से, वो आइडियल बिहेवियर से क्या करते हैं, वो डिविएट करते हैं। यहां तक सबको समझ आ गया? गुड। लेट्स सी, हमारा टॉपिक जो आज है वो यही है, डिविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। यानी कि आज से आप याद रखेंगे कि गैस कोई आइडियल है नहीं, जो भी गैस है वो रियल है, और रियल गैस हमेशा आइडियल बिहेवियर नहीं दिखाता है। रियल गैसेस ओनली शो आइडियल बिहेवियर अंडर दीज टू कंडीशंस, व्हेन द टेम्परेचर इज हाई एंड द प्रेशर इज लो। बट on the other conditions real gases ideal behavior नहीं दिखाते हैं। तो अगर हम जनरलाइज टर्म इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, अगर हम जनरल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, हम यही कह सकते हैं कि रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर शो नहीं करते हैं बल्कि वो उससे डिविएट करते हैं। तो जो कि आज का हमारा टॉपिक है, डिविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अब आप ये कैसे समझेंगे? देखिए, इस चीज को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया गया, जिस कॉन्सेप्ट को आप कहते हो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। बात समझिए आराम से, मैं धीरे धीरे सब कुछ समझाऊंगा। देखिए, मैं पहले इस इक्वेशन पे फिर से आता हूं। यू ऑल नो दैट दिस इज एन आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT। और इस इक्वेशन को आप सब लोग जानते हो, इसको कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। देखिए, अगर मैं यहां पे क्या करूंगा काम, अगर मैं ये nRT टर्म इस PV को डिवीजन में लूंगा, मतलब कि मैं ऐसे लिखूंगा, ध्यान में दे, अगर मैं लिखूंगा PV डिवाइडेड बाय nRT, इस रेशियो को नाम दिया गया, इसको डिनोट किया गया एक सिंबल से, दैट इज कॉल्ड एज Z, और इस Z को नाम दिया गया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। बात को आराम से समझना, इसको कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी
फैक्टर माय डियर स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इससे हमें क्या पता चलेगा। कहा क्या गया, कहा यह गया दैट अगर गैस आइडियल है, अगर गैस आइडियल है तो जाहिर सी बात है गैस अगर आइडियल है तो उस टाइम ये इक्वेशन वैलिड है, उसमें तो कोई शक नहीं है। यानी कि उस टाइम पीवी एनआरटी के बराबर होता है। क्या मैं लिख सकता हूं, ये जो मैंने टर्म यहां पे, जो मैंने इक्वेशन यहां पे, जो मैंने रेशियो यहां पे आपके सामने दिया, दैट अगर आप पीवी को एनआरटी से डिवाइड करते हो उस रेशियो को हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मैं यहां पे लिखूंगा फॉर एन आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस। अगर हम आइडियल गैस की बात करेंगे, सपोज गैस आइडियल है, सपोज गैस आइडियल है, तो आइडियल गैस के लिए बताइए पीवी किसके बराबर होता है। पीवी तो एनआरटी के बराबर होता है, उसमें तो कोई शक नहीं है। अगर पीवी एनआरटी के बराबर होता है, यानी कि पीवी एनआरटी के बराबर है, जितना पीवी है उतना ही एनआरटी है, तो मुझे बताइए आप उस टाइम आइडियल गैस के लिए बताइए जेड किसके बराबर निकलेगा। तो निकालिए ना रेशो पीवी डिवाइडेड बाय एनआरटी। सिंस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉर एन आइडियल गैस, इसका मतलब है Z जो कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है उसका वैल्यू 1 निकलता है फॉर आइडियल गैस। मेरे प्यारे बच्चों इसको दिमाग में रखो मैं क्या कह रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ अगर आपको गैस को जानना है कि ये आइडियल है कि आइडियल नहीं है, कि रियल है, तो आप क्या इसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z निकालिए। अगर इसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z 1 निकला तो गैस आइडियल है। मगर तो वो मैंने आपको यहां ग्राफ में दिखाया। देखिए यहां पे मैंने ग्राफ जो प्लॉट किया है, ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने प्लॉट किया बिटवीन द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दैट इज Z, उसके मैंने कुछ वैल्यूज दिए, वैल्यूज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, और मैंने ग्राफ प्लॉट किया प्रेशर के रिलेटेड। सबको समझ आ गया, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है दैट यहां पे अगर आप कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की बात करोगे तो बीच में यहां पे आपको दिख रहा है वन वैल्यू। देखो मैं यहां पे दिखाता हूं आपको, यहां पे आपको वन वैल्यू दिख रहा है, इधर ऐसे ऐसे। तो वन वैल्यू जो मैंने लाइन दिखाई वो मैंने ऐसे डॉटेड लाइन दिखाई ऐसे, वहां पे मैंने लिखा है आइडियल गैस और उसके लिए Z का वैल्यू 1 है, बिकॉज ये एक्सिस आपको Z का वैल्यू देती है। यानी कि अगर गैस आइडियल है तो Z का वैल्यू हमेशा 1 आएगा, तो उस टाइम ग्राफ ऐसा होगा स्ट्रेट पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस। अब आप कहेंगे सर आपने प्रेशर एक्सिस के जो है के साथ इसका ग्राफ क्यों डाला, बिकॉज ध्यान में रखिए आप अगर आइडियल गैस इक्वेशन लोगे आप पीवी हमेशा एनआरटी के बराबर है। देखो अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप प्रेशर चेंज करेंगे ना डियर स्टूडेंट्स, वॉल्यूम भी अकॉर्डिंगली ऐसे चेंज होगा कि इन दो का प्रोडक्ट, बॉयल्स लॉ याद है आपको, बॉयल्स लॉ याद है आपको, बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ कहता है आपको दैट P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। यही कहता है आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वालिटी में साइन करते हो, चेंज करते हो तो P इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाई V, फिर आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हो तो वहां पे निकलता है PV इज इक्वल टू K। कहने का मतलब क्या है, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, समझो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट यही है एनआरटी, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट आप सेम लेते हो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मैंने पढ़ाया, और टेम्परेचर यूजुअली आप कांस्टेंट रखते हो। कहने का मतलब क्या है, आप P चेंज करो V अकॉर्डिंगली वैसे चेंज हो जाएगा कि इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कहने का मतलब यही है, यानी कि आप प्रेशर चेंज करो, इंक्रीज करो, वॉल्यूम इतना डिक्रीज हो जाएगा कि इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, दैट इज इक्वल टू एनआरटी, बट एज लॉन्ग एज द गैस इज आइडियल गैस। और उसके लिए इसीलिए आप देखोगे मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस। सबको क्लियर हुआ, यहां पे आ जाइए। तो इसका मतलब ये हुआ दैट अगर आपके पास गैस आइडियल है उसके लिए पीवी एनआरटी के बराबर निकलेगा, Z1 के बराबर निकलेगा, बट मैं लिखूंगा फॉर रियल गैसेस, लेकिन हमें पता है गैस कोई आइडियल है नहीं, अगर है गैसेस तो वो रियल गैसेस है। बात समझिए, आपको पता है ना मेरे प्यारे बच्चों, रियल गैसेस के लिए पीवी जो होता है वो एनआरटी के बराबर नहीं होगा। कॉमन सेंस है, अगर वो एनआरटी के बराबर है फिर तो वो आइडियल गैस है, लेकिन हम रियल गैसेस की बात कर रहे हैं, रियल गैसेस में पीवी एनआरटी के बराबर नहीं होता है, इट इज नॉट इक्वल, इट इज नॉट इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहां पे ये हुआ सर दैट Z जो है दैट विल नॉट बी इक्वल टू 1। इस बात को समझिए, when PV is not equal to nRT therefore Z compressibility factor will not equal to 1. Now two cases arise, what sir, either PV is less than nRT और PV is greater than nRT। मैं आपको दोनों बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको ग्राफ पे यहां पे समझाऊंगा, बात समझना आराम से। देखिए सर मुझे पता पहला केस क्या आएगा यहां पे, अगर PV, ध्यान दीजिए, अगर PV
ग्रेटर है एनआरटी से, इफ पीवी इज इक्वल टू ग्रेटर देन एनआरटी, इफ पीवी इज इक्वल टू ग्रेटर देन एनआरटी, तो उस टाइम बताइए मुझे z का वैल्यू क्या आएगा। देखिए पीवी ही ज्यादा बड़ा है एनआरटी से, तो ऊपर वाली टर्म जो है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब है उस टाइम z जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगा। पहला केस तो ये है, बिकॉज z इज नॉट इक्वल टू 1, 1 तो नहीं होगा, अब 1 से कम होगा या ज्यादा होगा, तो z इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, दूसरा केस क्या है देखिए, दूसरा केस ये है दैट सर, दूसरा केस पी वी लेस देन एनआरटी भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, उसमें कोई शक है नहीं। उस टाइम z का वैल्यू क्या आएगा, देखिए उसका z का वैल्यू जो आएगा उस टाइम वो लेस देन 1 आएगा। सबको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे दो केसेस है। देखिए जिन रियल गैसेस के लिए, अगर गैस के लिए z का वैल्यू 1 है तो गैस आइडियल है, उसमें कोई शक है नहीं, उसमें कोई शक है नहीं। लेकिन अगर z का वैल्यू, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू z ग्रेटर देन 1 आया, तो जाहिर सी बात है ग्रेटर देन 1 आएगा या लेस देन 1 आएगा, मींस नॉट इक्वल टू 1 आएगा। वो पता है हमें, वो रियल गैसेस के लिए आएगा, वो हमें पता है वो रियल गैसेस के लिए आएगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, अगर z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है उन गैसेस को हम कहते हैं कि वो गैसेस क्या दिखाते हैं, पॉजिटिव डिविएशन। Those gases show positive deviation from ideal behavior, from ideal behavior. Those gases show positive deviation from ideal behavior. मैं आपको अभी ग्राफ में समझाऊंगा। देखिए अगर z का वैल्यू 1 है तो गैस आइडियल है, तो जाहिर सी बात है ग्राफ उस टाइम ये होगा जो मैंने डॉटेड फॉर्म से दिखाया। लेकिन हालांकि गैस कोई आइडियल है नहीं, वो तो रियल है। अब देखिए यहां पे मुझे बताइए प्रेशर इंक्रीज करने से कौन से ऐसे ग्राफ है जो डायरेक्टली जिनका पीवीजेड जो है वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देख लीजिए ना, यहाँ पे देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक को मैंने लिया है हीलियम और दूसरा यहाँ पे हाइड्रोजन है। यानी कि हाइड्रोजन एंड हीलियम ऐसे गैसेस हैं जिनका जो ही मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं उनका z का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि उनका z का वैल्यू, और जाहिर सी बात है आप देखो ना वो स्टार्ट ही कहां से हो रहे हैं, वो ग्रेटर देन 1 से स्टार्ट हो रहा है। उन गैसेस को हम कहते हैं, वो गैसेस आइडियल बिहेवियर से, सिंस वो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, उनको हम कहते हैं दोज गैसेस शो पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, दे आर पॉजिटिवली डिविएटेड। बट देयर आर सम गैसेस जिनको प्रेशर करने से उनका जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर z है वो इंक्रीज नहीं होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, वो इंक्रीज नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, वो डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज होता है और वहां पे हर एक गैस के लिए एक मिनिमम पॉइंट आता है, एक जो है डाउन साइड डिप्रेशन सा आता है, ठीक है ना, और उसके बाद जो है वो इंक्रीज होता है, यानी कि पहले वो कमी आ जाती है उनमें। तो देखो यहाँ पे z का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो अगर आप ऊपर जाएंगे तो वो z इज ग्रेटर देन 1, वो तो वो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए है। लेकिन अगर आप 0.8 से जाएंगे 0.60, वो इन गैसेस के लिए जाता है। देखो एक तो है नाइट्रोजन, ये जो मैंने ब्लैक मार्कर से दिखाया, दूसरा ग्राफ है ऑक्सीजन का, तीसरा ग्राफ है मीथेन का, और चौथा ग्राफ है कार्बन डाइऑक्साइड का। यहाँ पे चेक कीजिए, ठीक है ना। इन गैसेस के लिए z का वैल्यू विद द इंक्रीज इन प्रेशर पहले नेगेटिव में जाता है, वो z इज इक्वल टू 1 से नीचे में जाता है, उनके लिए एक मिनिमम आता है। देखो हर के लिए मिनिमम सेम नहीं है, डिफरेंट है, मैं अभी बताऊंगा ये क्या है। और उसके बाद जो है ये इंक्रीज होता है, और एक प्रेशर ऐसा आता है फिर जब ये पॉजिटिव डिविएशन दिखाते हैं, लेकिन पहले नेगेटिव डिविएशन दिखाते हैं। तो मैं क्या कहूंगा, देयर आर सर्टेन गैसेस जिनका z का वैल्यू लेस देन 1 है, और हम उन गैसेस को कहते हैं दैट दे शो negative deviation, they show negative deviation from ideal behavior, they show negative deviation from ideal behavior. What I want to say is that, my dear students, if gas is ideal, then it will show ideal behavior, and then its compressibility factor Z will be equal to 1. There is no issue in that. But we all know that gases are not ideal, basically they are real. इसका मतलब है z cannot be equal to 1. Now there are two cases, either z can be greater than 1 or z can be less than 1. There are some gases for which z is greater than 1, that means they are always greater than 1, and those gases are like helium, hydrogen. ऐसा क्यों है फिर बाद में हम एक्सप्लेनेशन दे देंगे आपको, फिलहाल आप ग्राफ समझिए। उन गैसेस को हम कहते हैं ये पॉजिटिव डिविएशन दिखाते हैं। बट देयर आर सर्टेन गैसेस
जिनका हमने देखा कि z का वैल्यू जो है वो लेस देन 1 आ रहा है, और जितना जितना हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, अब आप इस ग्राफ को समझिए, जितना जितना हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं कुछ गैसेस के लिए जो कि पॉजिटिव डिविएशन दिखा रहे हैं, फॉर दोज गैसेस विच शो पॉजिटिव डिविएशन लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन, again I am repeating this point, for those gases which show positive deviation, that means for which z is greater than 1, with the increase in pressure their z also gets increased, they always shows positive deviation. But there are certain gases for which z is less than 1 first, and जिनका z less than 1 है हम उनको कहते हैं gases they show negative deviation from the ideal behavior. And for those gases it has been seen when we increase the pressure, first their z value gets decreased until it reaches a minimum point, and then after that when we increase the pressure their z also starts increasing, and then it crosses the ideal line, that is z is equal to greater than 1, और फिर वो किसी हायर प्रेशर पे वो भी जो है पॉजिटिव बिहेवियर दिखाते हैं. पहले ग्राफ को समझिए ना, फिर हम बाद में एक्सप्लेनेशन देंगे. अब मैं जो पॉइंट बताने जा रहा हूं वो समझो. देखिए ये तो नाइट्रोजन वाला है, ये ऑक्सीजन वाला था, ये मीथेन वाला था, और ये सबसे नीचे जो है, इसका मतलब है अगर आप देखेंगे सबसे मिनिमम कर्व जो आता है यहाँ पे वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले के लिए आता है. देखो मैं क्या बताने जा रहा हूं अब आपको. जो गैसेस पॉजिटिव डिविएशन दिखा रहे हैं, जैसे कि एक तो हीलियम है, दूसरा हाइड्रोजन है, उन गैसेस को देखा गया है कि दे आर लेस कंप्रेसिबल गैसेस, यानी कि इन गैसेस को जब कंप्रेस किया जाता है ना तो ये इजीली कंप्रेस नहीं होते हैं. यानी कि अगर आप हाइड्रोजन और हीलियम को गैस से लिक्विड बनाना चाहो, लिक्विफिकेशन करना चाहो, तो ये इजीली लिक्विफाई नहीं होते हैं, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होते हैं और रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा इंक्रीज होते हैं. ठीक है ना. लेकिन जिन गैसेस के लिए z का वैल्यू लेस देन 1 है, यानी कि जैसे मैंने दिखाया नेगेटिव डिविएशन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, हम इनको कहते हैं. अब जिस गैस का जितना कर्व नीचे जाएगा, जिसका z का वैल्यू जितना कम होगा, ठीक है ना, उस गैस को हम कहते हैं हाईली कंप्रेसिबल गैस. इसका मतलब है जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को ड्रैग करते हैं, दे हेल्ड ईच अदर विद स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उसकी वजह से जो है वो कंप्रेस हो जाते हैं. यहां तक समझ आया. कहने का मतलब इस ग्राफ से मुझे यही था दैट रियल गैसेस जो है वो आइडियल बिहेवियर से डिविएट करते हैं, और वो हमने इस ग्राफ पे दिखाया आपको. अब समझिए एक और पॉइंट. ठीक है ना. तो ये z का वैल्यू फिलहाल समझ आया, पॉजिटिव डिविएशन नेगेटिव डिविएशन आपको समझ आई. यानी कि एक और इंपॉर्टेंट बात समझिए, अगर गैस आइडियल होता तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के दरमियान जो ग्राफ होता वो आइडियल बिहेवियर ये दिखाता, z उसके लिए 1 होता. लेकिन जब हमने डिफरेंट गैसेस के लिए ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड प्रेशर, हमें ग्राफ ऐसा देखने को मिला. यानी कि ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं मिली हमें कुछ सीधे ऊपर दिखे कर्व्स जो पॉजिटिव डिविएशन दिखा रहे हैं, और कुछ गैसेस का हमने बिहेवियर दिखाया वो नीचे जा रहे हैं, मिनिमम कर्व पे आते हैं, उसके बाद ऊपर जाते हैं. सबको समझ आ गया ना. यही ग्राफ में फिर बाद में आपको वंडर वॉल्स इक्वेशन के थ्रू, जो कि हम आइडियल गैस इक्वेशन में करेक्शन करेंगे, जो कि रियल गैसेस के लिए वैलिड होगी, उस इक्वेशन से फिर हम इस ग्राफ को सारा कंप्लीट जो है वो एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है ना. लेकिन फिलहाल आपने ये डिविएशन समझी. अब देखो ये मैं रेज करता हूं. देखिए पहला पॉइंट यहां पे गैसेस कौन से है. हर एक गैस, समझो बात को, हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, मीथेन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, सारे गैसेस किस टेम्परेचर पे रखे गए हैं? 273 केल्विन, मींस 0 डिग्री सेल्सियस पे. ये बात याद रखिए. यानी कि सब गैसेस के लिए टेम्परेचर सेम है, तो टेम्परेचर मैंने यहां पे चेंज नहीं किया. अब देखिए, और ये वैल्यू अगर आप देखोगे ना, यहां पे जो मैंने यहां पे डॉटेड लाइन दिखाई रेड से, अगर मैं इसको थोड़ा नीचे एक्सटेंड करूंगा तो आप देखेंगे हर एक गैस के लिए अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है मैं इस प्रेशर की बात कर रहा हूं. बताइए मुझे, हर गैस के लिए जो मिनिमम है, मिनिमम करो, चलो ऊपर वालों के लिए तो नहीं है, हीलियम और हाइड्रोजन तो खाली पॉजिटिव डिविएशन दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे ना नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, मैं लिखूंगा यहां पे एक पॉइंट, फॉर डिफरेंट गैसेस
फॉर डिफरेंट गैसेस शोइंग नेगेटिव डिविएशन, बिकॉज पॉजिटिव वाले तो इसमें आएंगे नहीं, बिकॉज उनमें मिनिमम नहीं होता है. फॉर डिफरेंट गैसेस शोइंग नेगेटिव डिविएशन, फॉर डिफरेंट गैसेस showing negative deviation, for different gases showing negative deviation, comma, the minimum ये जो नीचे है, ये नीचे जा रहा है, इसी को कहते हैं मिनिमम, या इसको डिप्रेशन भी आप कह सकते हो. द मिनिमम इन द कर्व, द मिनिमम इन द कर्व, द मिनिमम इन द कर्व डिपेंड्स. तो चलो मैं ऊपर एक और पॉइंट लिखता हूं यहाँ पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बिकॉज सबके लिए मैंने टेम्परेचर सेम रखा है. एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर मैंने कितना रखा है यहाँ पे 273 केल्विन, देखिए ना, खुद ही मैंने लिखा है यहाँ पे. अच्छा, फॉर डिफरेंट गैसेस, बिकॉज द गैसेस आर डिफरेंट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, showing negative deviation, the minimum in the curve depends upon the nature of gas, depends upon the nature of gas, depends upon the nature of gas. देखिए आप, it depends upon the nature of gas. इसका मतलब ये हुआ, मैंने फिर से आपको कहा that जो गैसेस नेगेटिव डिविएशन दिखाते हैं, जिनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेस देन 1 आता है, वो गैसेस यूजुअली देखे गए हैं कि वो इजीली लिक्विफाई हो जाते हैं. मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, ये गैसेस जो थे ना, हाइड्रोजन एंड हीलियम, सिंस ये पॉजिटिव डिविएशन दिखा रहा है, मैंने इवन लिखा भी वहां पे लेस कंप्रेसिबल गैसेस. जब एक्सपेरिमेंट्स पहले किए गए थे ना, तो वहां पे जब प्रेशर इंक्रीज किया गया था इन गैसेस को कंप्रेस करने के लिए, वहां पे देखा गया था कि ये गैसेस कंप्रेस ही नहीं होते. क्योंकि एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, वहां पे देखा गया कि ये गैसेस तो कंप्रेस ही नहीं होते हैं, यानी कि दीज आर नॉट इजीली लिक्विफाइबल गैसेस, ये कंप्रेस ही नहीं होते थे. लेकिन देयर वर सर्टेन गैसेस, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर एग्जांपल मीथेन, ये देखा गया कि जब इन गैसेस को हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो ये लिक्विड बन जाते हैं, लिक्विफाई हो जाते थे. एक जमाना था जब इन गैसेस को, हाइड्रोजन और हीलियम को, परमानेंट गैसेस कहते थे, यानी कि ये माना जाता था कि ये कभी लिक्विफाई होंगे ही नहीं. लेकिन बाद में ये लिक्विफाई हुए. उसका एक रीजन है उसमें, क्योंकि ये बताया गया कि खाली कंप्रेशन से, खाली आपके प्रेशर इंक्रीज करने से गैस लिक्विड में चेंज नहीं होता, उसके लिए एक मखसूस टेम्परेचर भी होना चाहिए, जिसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं. क्रिटिकल टेम्परेचर का मैं बाज़ाब्ता आगे जाके हम डिस्कशन करेंगे जब मैं आपको लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस पढ़ाऊंगा. लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहां समझे, जिस गैस का, जो भी गैस नेगेटिव डिविएशन दिखाएगा, जिस गैस का भी Z का वैल्यू लेस देन 1 आएगा, वो नेगेटिव डिविएशन दिखाता है. और जिस गैस का Z जितना नीचे होगा, यानी कि जिसका मिनिमम कर्व जितना नीचे है, वो इतना ज्यादा इजीली कंप्रेसिबल है. अगर आप यहाँ जो मैंने ब्लैक जो लाइन से मैंने ग्राफ्स दिखाए, यहाँ पे कर्व्स जो मैंने दिखाए, उसमें अगर आप देखोगे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है. सबसे इजी लिक्विफाई करना अगर कोई गैस है तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है ना, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है. ठीक है ना, तो बाद में वो चीजें हम समझाएंगे आपको. तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने सब ग्राफ्स के लिए टेम्परेचर सेम रखा और प्रेशर का रेंज भी मैंने एक ही लिया. तो मैंने क्या देखा कि मिनिमम इन द कर्व जो है, देखो ना, यहाँ पे ये वाला ग्राफ जो है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है, ये वाला ग्राफ जो है ये मीथेन के लिए है, ये वाला ऑक्सीजन के लिए, ये वाला नाइट्रोजन के लिए है. ठीक है ना, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का सेम है. तो मिनिमम जो कर्व है वो किस पे फिर डिपेंड करता है, कॉमन सेंस, वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है. अब नेचर ऑफ गैस का क्या मतलब होता है, नेचर ऑफ गैस का मतलब यही होता है कि एक पर्टिकुलर गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कितना है, वो कितना एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाते हैं. ठीक है ना, ये पॉइंट आपने पहले यहां पे समझा इस ग्राफ पे. दूसरा समझो, देखो, दूसरा पॉइंट समझो जो कि मैं इस ग्राफ से आपको क्लियर करूंगा. बॉयल्स लॉ तो आपने पढ़ा ही, बॉयल्स लॉ तो समझते हो, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, प्रोपोर्शनली साइन इक्वालिटी में चेंज किया, इसका मतलब है P इज इक्वल टू K बाई V, P इज इक्वल टू कांस्टेंट. अगर बॉयल्स लॉ भी गैस हर टेम्परेचर एंड हर प्रेशर पे ओबे करता है तो भी उसको आप आइडियल गैस कहते हो. लेकिन ऐसा भी पॉसिबल नहीं है. बॉयल्स लॉ गैस हर टेम्परेचर और हर प्रेशर पे ओबे नहीं करेगा, क्योंकि गैस रियल है. ठीक है, आप देखिए, सिंस आपको पता है
P कितना चेंज करोगे आप, V ऑटोमेटिकली उतना चेंज होगा, बिकॉज P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। बॉयल्स लॉ अप्लाई करते हैं गैस पे। देखिए, P इंक्रीज करो V डिक्रीज होगा, P डिक्रीज करो V इंक्रीज होगा। बट ये आपस में इंक्रीज डिक्रीज ऐसे होते हैं कि इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। यानी कि आप P चेंज करो V चेंज होगा, बट PV रिमेन्स कांस्टेंट। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन माय डियर स्टूडेंट्स? इट मींस अगर मैं PV और P के दरमियान ग्राफ प्लॉट करूंगा, बात समझो, मैं P कितना भी इंक्रीज करूं, V ऑटोमेटिकली उतना डिक्रीज हो जाएगा कि PV का जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और फॉर एन आइडियल गैस अगर आप देखेंगे, PV का जो कर्व आता है वो स्ट्रेट आता है। क्यों? क्योंकि आप P चेंज करो PV लेकिन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इट विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस, ठीक है ना। आप देखो दूसरा, ये ग्राफ मैंने आपको बॉयल्स लॉ में सिखाया है, आप चेक कीजिए वहां पे। दूसरी बात समझो, P is inversely proportional to V at constant temperature. What does it indicate? जितना P ज्यादा उतना वॉल्यूम कम, जितना P कम उतना वॉल्यूम ज्यादा। अगर मैं ग्राफ P और V के दरमियान डालूंगा, देखिए यहाँ पे P और V के दरमियान, बॉयल्स लॉ की बात कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको कहते हैं आइसोथर्म। तो ये आइसोथर्म है, आइसोथर्म बिटवीन P एंड V। क्यों है ये आइसोथर्म? बिकॉज इसमें T जो है वो कांस्टेंट रहता है। ये ग्राफ्स में आपको बॉयल्स लॉ में सिखा चुका हूं मेरे प्यारे बच्चों। अब ध्यान दो, जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतना वॉल्यूम कम होगा, जितना प्रेशर कम करोगे उतना वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो ग्राफ जो है बेसिकली वो ये आता है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए ना, इस प्रेशर पे प्लस ध्यान था योग, इस प्रेशर पे अगर आपको कोई पूछेगा बताओ इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है, आप सीधे यहां से लाइन डालना, बोलना प्रेशर इतना है। तो देखिए ना, प्रेशर कितना है, बहुत ज्यादा है। उस टाइम अगर आपको बताएंगे बताओ हाई प्रेशर पे वॉल्यूम कितना है, तो आप यहां से नीचे लाइन डालना, उस टाइम वॉल्यूम कम होगा। देखो ना, वॉल्यूम यहां की तरफ आओगे तो डिक्रीज हो रहा है, यहां की तरफ जाओगे तो इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर नीचे की तरफ जाओगे तो डिक्रीज हो रहा है, ऊपर की तरफ जाओगे तो इंक्रीज हो रहा है। मींस इंक्रीज्ड प्रेशर पे डिक्रीज्ड वॉल्यूम है, वही तो है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ग्राफ तो ऐसा है, आप देखो। अगर गैस आइडियल है तो उसके लिए जो ग्राफ डाला गया यही है, देखो P और V के दरमियान। तो ग्राफ आइडियल बिहेवियर का ये आ गया, जो कि मैंने आपको ब्लैक कर्व से दिखाया। आप देखें, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया, क्या गैस आइडियल है? नहीं सर, वो तो रियल है। क्या रियल गैस आइडियल बिहेवियर दिखाएगा? सर हमेशा तो नहीं दिखाएगा। यानी कि इन अदर वर्ड्स हम सीधे ही कह सकते हैं कि रियल गैस आइडियल बिहेवियर नहीं दिखाता है। अब देखिए प्रॉब्लम कहां थी, बताइए हाई प्रेशर पे वॉल्यूम कितना होता है? अभी मैंने कहा हाई प्रेशर पे वॉल्यूम कम होता है। देखिए हाई प्रेशर पे आइडियल गैस का जब वॉल्यूम कैलकुलेट किया गया, जो हमारे हिसाब से होना चाहिए था, वो कितना था? सर हाई प्रेशर पे चेक कीजिए, यहां पे भी उतना ही प्रेशर है, यहां पे भी उतना ही प्रेशर है। देखिए ध्यान दो प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, ये प्रेशर आइडियल गैस के लिए भी मैंने वही लिया और रियल गैस के लिए भी। रियल गैस वाली कर्व जो है ना वो रेड वाली लाइन है, रेड वाली कर्व है। बताओ मुझे इस प्रेशर पे आइडियल गैस का कितना वॉल्यूम होगा? वो तो इतना होगा, यहां पे मैं लिखूंगा वी आइडियल, वी आईडी। लेकिन रियल गैस का कितना है अगर मैं देखूंगा, वो तो वी आइडियल से ज्यादा आ रहा है, यहां पे मैं लिखूंगा वी आर, दैट इज वी रियल। ऐसा क्यों है? यानी कि कहने का मतलब यह है, जब कैलकुलेटेड वॉल्यूम कैलकुलेशन से निकाला गया, कीपिंग द गैस, कंसिडरिंग द गैस टू बी आइडियल, वहां पे वॉल्यूम वी आईडी निकला। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट से देखा गया एक्चुअली वॉल्यूम क्या है गैस का, वो वी रियल कहलाएगा, वो वी आर निकला। और हमने देखा दैट वी आर जो है वो वी आइडियल से ग्रेटर निकला, वो ग्रेटर निकला। खुद देख लो, प्रेशर दोनों का सेम है, देखो प्रेशर दोनों का सेम है, लेकिन वी रियल ज्यादा आ रहा है, लेकिन वी आइडियल कम आ रहा है। ये पता है डियर स्टूडेंट्स क्यों है? बिकॉज अगर आपको याद है जो हमने अजम्पशन की थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की, दैट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द इंडिविजुअल molecules of the gas is negligible as compared to the total volume. आइडियल गैस ने इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लेक्ट किया था, लेकिन रियल गैस की जब हमने बात की तो हम वहां पे
वो नेग्लिजिबल वॉल्यूम जो बहुत कम है, लेकिन नेग्लिजिबल हम नहीं कह सकते, वो इग्नोर नहीं किया जाता है। इसीलिए रियल गैसेस का जब हम वॉल्यूम निकालते हैं ना, वो आइडियल से ज्यादा निकलता है, बिकॉज आइडियल में हमने assumption में कहा था that the volume of the individual molecules of the gas is so small that it is neglected, यानी कि हम ये वॉल्यूम में कंसिडर ही नहीं करते हैं एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑक्यूपाइड। लेकिन जब हम रियल कंडीशन पे आ गए, असलियत पे आ गए, तो हमने कहा नहीं, हम तो इंडिविजुअल गैस का वॉल्यूम जो है वो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, वो हमें ऐड करना पड़ेगा। और जब हमने वो ऐड किया, इसीलिए रियल गैसेस का वॉल्यूम जो है वो ज्यादा आता है एज कंपेयर टू आइडियल। लेकिन ये पता है ये कहां पे होता है? ये जब प्रेशर हाई है, बिकॉज आपको पता है जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो ना, उस टाइम मॉलिक्यूल्स नजदीक होते हैं। उस टाइम जब मॉलिक्यूल्स नजदीक होते हैं ना, उस टाइम गैस का वॉल्यूम ऑलरेडी कम होता है। तो कम जब वॉल्यूम होगा, कम वॉल्यूम में आप इंडिविजुअल वॉल्यूम जो मॉलिक्यूल्स का है वो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। बात समझ आ गई? ठीक है ना? जब पानी ही कम है उस टाइम आप एक वाटर ड्रॉप को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन जब आपका वॉल्यूम ज्यादा है, उस टाइम फिर मैंने कहा एक ड्रॉप की अहमियत नहीं है। तो हाई प्रेशर पे आप रियल गैस का वॉल्यूम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो इंडिविजुअल। लेकिन जब प्रेशर डिक्रीज होता है, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो देखो ना, जितना जितना प्रेशर कम जाएगा उतना उतना वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, देखो जब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, जब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो इतने सारे वॉल्यूम में फिर आप छोटे मॉलिक्यूल का जब वॉल्यूम लेते हो, वो इतना कम होता है कि टोटल वॉल्यूम पे जैसे फर्क ही नहीं पड़ता है। इसीलिए एट लो प्रेशर, इसीलिए एट लो प्रेशर दोनों कर्व्स एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं। इसीलिए मैंने कहा था ना दैट आइडियल गैस इक्वेशन हो, बॉयल्स लॉ हो, चार्ल्स लॉ हो, एवोगाड्रोस लॉ हो, वो तभी आइडियल बिहेवियर दिखाते हैं, यानी कि गैस तभी उनको फॉलो करता है जब टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है, और प्रेशर जो होता है वो लो होता है। लेकिन जो ही आप हाई प्रेशर की बात करते हो, उस टाइम कंडीशन डिफरेंट होती है। उस टाइम आप देखोगे ना ही आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो गैस करता है, ना ही बॉयल्स लॉ फॉलो करता है, ना ही चार्ल्स लॉ फॉलो करता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये कॉमन सेंस है। अगर आइडियल और रियल में कोई फर्क नहीं होता तो ये कर्व्स डिफरेंट नहीं आते, ये कर्व्स सेम होते। सबको क्लियर हुआ? तो ये इसलिए रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल से इसलिए ज्यादा आया बिकॉज आइडियल कंडीशन के दौरान हमने इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लेक्ट किया था। लेकिन जब हम रियल कंडीशन में आते हैं तो हम हाई प्रेशर पे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए वो इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। दैट्स वाई वहां पे एक्सपेरिमेंटल वॉल्यूम जो आया वो ज्यादा आया, यानी कि वी रियल एक्चुअली ग्रेटर आया देन वी आइडियल। यहां तक समझ आया? ये डिविएशन समझ आई? ये दो ग्राफ्स अंडरस्टैंड करने बहुत बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट है, और मैंने काफ़ी कोशिश की आपको ये दोनों ग्राफ्स समझाने की। मैं बेसिकली पढ़ा क्या रहा हूँ आपको? मैं बेसिकली पढ़ा रहा हूँ आपको डिविएशन कैसे रियल गैस आइडियल बिहेवियर से करता है। अगर आइडियल बिहेवियर होता ना माय डियर स्टूडेंट, सारे के सारे ग्राफ जेड जो है सब गैसेस के लिए वो सीधा आ जाता। लेकिन हमने देखा आइडियल गैस है तो ये है ग्राफ, लेकिन गैसेस का एक्चुअल डाला तो कुछ ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, क्या गैसेस आइडियल बिहेवियर दिखा रहे हैं? नहीं, डिविएट कर रहे हैं। कुछ पॉजिटिव दिखा रहे हैं, कुछ नेगेटिव दिखा रहे हैं। दूसरी बात, अगर गैस हमेशा आइडियल होता, अगर गैस हमेशा आइडियल होता, क्या दो एक ही गैस के लिए अंडर सेम कंडीशन दो डिफरेंट ग्राफ्स आते? नहीं आते। तो जो एक्चुअल ग्राफ है वो रियल वाला है, आइडियल तो हमने हाइपोथेटिकली प्लॉट कर दिया था। सबको क्लियर हुआ? तो इन ग्राफ से आपको क्या प्रूव होता है? इन ग्राफ से हमें ये प्रूव होता है, यस सर, yes, you're true and this is true that gases, real gases do deviate from the ideal behavior. ये दो ग्राफ समझ आए? अब आ जाओ तीसरे ग्राफ पे, देखें यहां पे। अब मान लीजिए मैंने यहां पे क्या लिखा है, ये जो मैंने एक और ग्राफ यहां पे बनाया है, मैंने लिखा फॉर नाइट्रोजन गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर। ये डिफरेंट गैसेस का था, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम। ये डिफरेंट गैसेस का ग्राफ था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के दरमियान एट सेम टेम्परेचर। यहां पे भी मैंने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, यहां पे देख सकते हो आप, Z देख सकते हो आप, Z और प्रेशर के दरमियान ही ग्राफ डाला। लेकिन यहां पे मैंने कितने ग्राफ है देखो ना, 1 2 3 4 ग्राफ्स है। लेकिन ये चार ग्राफ्स एक ही गैस के लिए है फॉर नाइट्रोजन गैस। दीज आर फॉर वन गैस दैट इज नाइट्रोजन गैस। इस बात को ध्यान में रखो। मगर यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने टेम्परेचर्स डिफरेंट किए, इसलिए मैंने लिखा फॉर नाइट्रोजन गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। अब इंपॉर्टेंट बात देखो जो मैं यहां पे कहने जा रहा हूं, समझो। ठीक है,
ये वाला कर्व अगर आपको दिख रहा है, ये वाला कर्व, ये दिस इज कर्व नंबर फर्स्ट, ये जो मैंने खाली रेड से दिखाया स्ट्रेट, ये नाइट्रोजन ग्राफ का कर्व है एट 373 केल्विन। 373 केल्विन का मतलब है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, आप प्रेशर इंक्रीज करो सीधा ऊपर जा रहा है। उसके बाद देखो ये वाला ग्राफ, ये वाला 323 वाला केल्विन वाला ये ग्राफ, सेकंड ग्राफ देखो, ये भी नाइट्रोजन गैस के लिए ही है, लेकिन डिफरेंट टेम्परेचर मैंने डिफरेंट लिया, 323 केल्विन। तो अगर आपको 323 केल्विन देखना होगा सेंटीग्रेड में कितना होगा, तो -273 आप कर देंगे, ठीक है ना। तीसरा ग्राफ जो है ऊपर वाला, ये मैंने लिया एट 273 केल्विन, मींस एट 0 डिग्री सेल्सियस। और चौथा ग्राफ जो है, जो ऊपर है, वो सबसे लो टेम्परेचर पे है 223 केल्विन। तो जितना आप टेम्परेचर ऊपर जा रहे हो ना, उतना टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, जितना नीचे आ रहे हो ना, उतना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए सबसे लो टेम्परेचर पे, दैट इज 223 केल्विन टेम्परेचर पे कर्व जो मिनिमम है, जो कि जिस ग्राफ का कर्व सबसे मिनिमम है, वो ग्राफ नंबर 4 है। देखिए ग्राफ नंबर 4 में, ये वाला ग्राफ नंबर 4 है, इसका कर्व सबसे मिनिमम है, यहाँ पे देख लो, सबसे मिनिमम है यहाँ पे। अब देखिए बताओ, इसकी तरफ देखो, मैं यहां पे लिखूंगा ग्राफ 4, सबको दिख रहा है, ग्राफ 4 ऊपर है, ऊपर ग्राफ 4 223 केल्विन पे, यहां पे मैं लिखूंगा 223 केल्विन पे। बताओ उस ग्राफ का मिनिमम क्या है, मिनिमम आप देख सकते हो, ग्राफ 4 का मिनिमम देख सकते हो 223 केल्विन पे। तो उसका जो मिनिमम है, उसका जो डिप्रेशन है, उसका डिप्रेशन सबसे कम है, सबसे लो है, कर्व में जो मिनिमम है वो सबसे लो है, देखो ना। अच्छा उसके बाद क्या कर रहे हो, नाइट्रोजन ही गैस है, नाइट्रोजन गैस के बगैर कोई गैस है नहीं। उसके बाद आपने टेम्परेचर जो है 223 केल्विन से क्या किया काम, उसके बाद आपने थोड़ा सा इसको क्या किया, आपने इसको इंक्रीज कर दिया, देखो देखो ना, कर दिया ना इंक्रीज। 223 केल्विन से 273 केल्विन की तरफ जा रहे हो। जो ही आप 273 केल्विन की तरफ जा रहे हो, ग्राफ थर्ड की तरफ जा रहे हो, आप देख लीजिए ग्राफ थर्ड किस टेम्परेचर पे है, 273 केल्विन, 0 पे। आप देख रहे हो उस ग्राफ का मिनिमम, ये देखो उसका मिनिमम, ये देखो उसका मिनिमम। और ये मैं एक ही पे क्यों दिखा रहा हूं, बिकॉज यहाँ पे मैं प्रेशर वैरी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्रेशर सेम रख रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए तो आपने देखा उसका जो डिप्रेशन है, उसका जो डिप्रेशन है, उसका तो सबसे लो था, इसका क्या आ रहा है, इसमें थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, इसमें थोड़ा अप हो रहा है, देखिए ना, ये इससे थोड़ा ऊपर आ गया, यानी कि जो ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, ग्राफ का जो मिनिमम कर्व है वो ऊपर आ गया। उसके बाद देखिए ग्राफ सेकंड की बात कीजिए, किस टेम्परेचर पे है, 323 केल्विन, नाइट्रोजन गैस के लिए है ये फॉर N2 गैस है, ये फॉर N2 गैस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी कुछ स्टूडेंट्स को ये लेक्चर थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन अगर आपको ये समझ नहीं आया फिर ये बहुत प्रॉब्लम करेगा। देखिए ग्राफ सेकंड आ जाए, जो ही हम उसके बाद टेम्परेचर फिर से इंक्रीज कर रहे हैं, देखो पहले इंक्रीज किया 223 से 273, अब मैं 273 से 323 की तरफ जा रहा हूँ। जब मैं देख रहा हूं यहां पे जो मिनिमम है, देखो कहां पे मिनिमम है, दिस मिनिमम इन द ग्राफ थर्ड है कि सेकंड है, इज क्लोजर टू द आइडियल गैस, यानी कि इसके लिए Z का वैल्यू जो है वो देखो, बताओ इस वाले ग्राफ के लिए Z का वैल्यू क्या है। अगर Z का वैल्यू 1 है ना, आपका गैस आइडियल बिहेवियर दिखाता है। ग्राफ 4 के लिए Z का वैल्यू क्या था, वो काफी लेस देन 1 था। बताओ Z ग्राफ थर्ड के लिए क्या है, ग्राफ थर्ड के लिए भी Z का वैल्यू सर है लेस देन 1, लेकिन हाँ जितना ये कम है उससे थोड़ा ऊपर है। अब देखिए अब ग्राफ सेकंड की तरफ आप जा रहे हो, जो ही आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो यहां पे Z का वैल्यू क्लोजर टू 1 आ रहा है, मैं नहीं कहूंगा इक्वल टू 1 आ रहा है, ये क्लोजर टू 1 आ रहा है। जब ये क्लोजर टू 1 आ रहा है तो हम उस टेम्परेचर को, दैट टेम्परेचर एट विच द रियल गैस टेंड्स टू बिहेव एज एन आइडियल गैस, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉयल्स टेम्परेचर और बॉयल्स पॉइंट। क्यों, क्योंकि गैस तो नाइट्रोजन था। 223 केल्विन पे मिनिमम करो,
ग्राफ आइडियल गैस का यहाँ है, मिनिमम यहाँ है, तो काफी फर्क है। तो यहाँ पे ये रियल गैस बिहेव करता है, आइडियल कंडीशन पे नहीं आ रहा है। फिर मैंने क्या किया, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, मैंने देखा मिनिमम जो है कर्व में वो थोड़ा थोड़ा नीचे ऊपर आ रहा है। मैंने गैस को चेंज नहीं किया, मैं खाली टेम्परेचर वेरी कर रहा हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने देखा ग्राफ जो है वो तो क्लोज आ रहा है, वो ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद जो ही मैंने टेम्परेचर फिर से इंक्रीज किया, मैंने देखा एक टेम्परेचर ऐसा आ रहा है जहां पे नाइट्रोजन का मिनिमम जो है वो क्लोजर टू 1 आ रहा है फॉर एप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर। यानी कि कुछ प्रेशर रेंज के दरमियान Z का वैल्यू क्लोजर टू 1 आ रहा है नाइट्रोजन गैस के लिए, बट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉयलिस टेम्परेचर और बॉयलिस पॉइंट। अगर आप उसके बाद फिर से टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना, देखो आप 100 की तरफ जा रहे हो ग्राफ फर्स्ट में, उस टाइम नाइट्रोजन का कर्व सीधे ही आइडियल गैस लाइन से ऊपर जाता है। वहां पे ये बिहेव नहीं करता है आइडियल गैस, कहां पे करता है? तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे दैट टेम्परेचर where the real gas tends to show an ideal behavior over an appreciable pressure range is known as उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? is known as boil टेम्परेचर, या उसको बॉयल पॉइंट भी कहते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है मेरे प्यारे बच्चों कि बॉयलिस टेम्परेचर बॉयलिस पॉइंट क्या होता है, यूजुअली आप उनको कहना कि गैस आइडियल होता नहीं है, वो रियल होता है। लेकिन हर रियल गैस का एक ऐसा टेम्परेचर आता है जहां पे वो आइडियली बिहेव करता है, और जिस टेम्परेचर पे रियल गैस आइडियल बिहेवियर दिखाना स्टार्ट करेगा उस टेम्परेचर को हम बॉयलिस टेम्परेचर कहते हैं, या उसको बॉयलिस पॉइंट कहते हैं। आपको याद है मैंने पहले ही आपको कहा था दैट आइडियल बिहेवियर गैसेस दिखाते हैं एक पर्टिकुलर प्रेशर और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। टेम्परेचर यूजुअली क्या होना चाहिए? हाई। प्रेशर क्या होना चाहिए? लो। तो उस प्रेशर को हम बॉयलिस प्रेशर भी कह सकते हैं, जिस प्रेशर पे रियल गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर दिखाएगा। सबको समझ आया? मैं फिर से कह रहा हूं, वो टेम्परेचर जहां पे रियल गैस आइडियल बिहेवियर दिखाना स्टार्ट करेगा, हम उस टेम्परेचर को बॉयलिस टेम्परेचर कहते हैं या बॉयलिस पॉइंट कहते हैं। और नाइट्रोजन गैस के लिए बॉयलिस टेम्परेचर का जो वैल्यू है फॉर नाइट्रोजन गैस द वैल्यू ऑफ बॉयलिस टेम्परेचर, मैं यहां पे लिखूंगा फॉर नाइट्रोजन गैस बॉयलिस टेम्परेचर जो है वो कितना है डियर स्टूडेंट्स? वो ऊपर देख सकते हो आपको, दैट इज 323 केल्विन। हर गैस का अपना डिफरेंट बॉयल टेम्परेचर होगा, वो सेम नहीं होगा, हर गैस का अपना डिफरेंट बॉयल टेम्परेचर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि डिविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर को समझने के लिए हमने एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर टर्म जो है इंट्रोड्यूस की, और उसको दिखाते हुए हमने आपको प्रूव कर दिया कि गैसेस हमेशा आइडियल बिहेवियर नहीं दिखाते, एक्चुअली वो डिविएट करते हैं। और इन ग्राफ्स से ये क्लियर होता है कि हाँ, रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर से डिविएट होते हैं, वो डिविएशन दिखाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, और फिर हमने बॉयलिस टेम्परेचर का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ा। अब आपका जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, अब आप कहोगे सर इसका मतलब ये हुआ दैट रियल गैसेस आइडियल गैस इक्वेशन हमेशा फॉलो नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे, ये आपकी बात सच है। तो आप कहेंगे सर तो फिर ऐसी कौन सी इक्वेशन है, हम थोड़ी ना हमेशा आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि उसके लिए हमें मजबूरन टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा और प्रेशर लो, तब जाके हम एक गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल सही है आपकी बात।
तो फिर ऐसी कोई कॉम्पैक्ट इक्वेशन दीजिए ना सर, जो हम डायरेक्टली रियल गैसेस के लिए फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो रियल गैसेस का एक्चुअल बिहेवियर जो है वो अंडरस्टैंड कराए हमें। यानी कि ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो कि रियल गैसेस का बिहेवियर जो है वो एक्सप्लेन करती है, उस इक्वेशन को कहते हैं वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा लेक्चर नंबर 13, उसमें हम वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन की ही बात करेंगे। और वो वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन कहां से आएगी, वो आइडियल गैस इक्वेशन में ही करेक्शन करेंगे, उन्हीं दो अजम्पशंस को क्लियर करेंगे, उनको करेक्ट करेंगे। एक तो ये, जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने ये कहा था कि द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है वो नेग्लिजिबल होती है, जैसे होती ही नहीं है। देखिए, अगर वो अजम्पशन ट्रू होता ना डियर स्टूडेंट्स, तो गैस कभी लिक्विड नहीं बन जाता। गैस के मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के सामने आते हैं ना, क्लोज आते हैं, वो एक दूसरे को फिर अट्रैक्ट करते हैं, तभी जाके लिक्विड बनता है। अगर वो अट्रैक्ट ही ना करते, जो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का एक असम्पशन था, अगर वो अट्रैक्ट ही ना करते तो गैस लिक्विड में चेंज ही नहीं होता, लेकिन वो होता है, इसका मतलब है वो असम्पशन में है जो फॉल्ट था। और दूसरा, जो कि मैंने अभी आपको समझाया कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने ये कहा था कि जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है वो इतना कम होता है कि उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। लेकिन जो ही आप गैस को कंप्रेस करते हो, जो ही आप गैस को कंप्रेस करते हो, जब मॉलिक्यूल्स नजदीक आते हैं, उस टाइम ऑलरेडी इतना वॉल्यूम कम होता है कि वहां पे आप इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। उन्हीं दो असम्पशंस को करेक्ट करने के बाद जो नई इक्वेशन दी गई उसको हम कहते हैं वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन। तो इंशाल्लाह दैट वी गोना डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, दैट इज वीडियो लेक्चर नंबर 13। टिल देन, फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स।